हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे हैं आप सभी। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइए कि आप हमारी पिछली वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। पिछली वीडियो ज़रूर देखिए आप, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे कि संख्याओं की अवधारणा, यानी कि संख्याएं होती क्या हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनके क्या नाम हैं और उनके अलग अलग नाम हैं, उनको हम क्या कहेंगे। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज संख्याओं की अवधारणा, यानी कि संख्याएं क्या होती हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा है टॉपिक संख्याओं की अवधारणा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है कि यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं जिनको हमने लिख रखा है। अब पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो यहाँ से डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ? ये संख्याएं अनंत तक जाएंगी, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक की संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होती हैं। इसमें प्राकृतिक संख्याएं सभी पॉजिटिव होती है, इसमें निगेटिव नहीं होती। 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। सारी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, इसमें निगेटिव नहीं होती हैं और न ही कोई अंडर रूट में होती है या कोई संख्या नहीं होती हैं। सिर्फ इसमें 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट, अनंत तक ये संख्याएं चलती चली जाती हैं, धनात्मक संख्याएं। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब आगे क्या हमारा? पूर्णांक संख्याएं। संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये भी संख्या अनंत तक जाती हैं। अब देखिए इसमें 0 के साथ +-1, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस करके सारी संख्याएं होंगी 0 के साथ। प्राकृतिक संख्या हमारे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट है और इसमें हम जोड़ देंगे 0, तो 0 के साथ यही संख्याएं प्लस और माइनस वाली भी होंगी। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारी पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। एक बार और ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 है डॉट डॉट, और इसमें हम 0 जोड़ेंगे प्लस माइनस के साथ। संख्याएं हमारी यही रहेंगी, इसमें 0 जोड़ेंगे और प्लस माइनस के साथ चलेंगे, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 जोड़ेंगे और जो प्राकृतिक संख्या है उनको हम 2 साइन से दिखाएंगे, प्लस और माइनस। ये हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो पूर्णांक संख्या हमारी हो गई 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक ये जाएंगी। इसके आगे है धन पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए ये तो है हमारी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं की भी 2 भाग हैं, एक धन पूर्णांक संख्या और दूसरा ऋण पूर्णांक संख्या, यानी कि ये संख्याएं हमें दी गई हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें क्या धन पूर्णांक संख्या, इसमें क्या, क्योंकि ये संख्याएं जो हैं, ये वाली संख्या है, ये संख्या हमारी पूर्णांक संख्या है। अब इसमें पूर्णांक संख्याओं के भी 2 भाग होते हैं, एक धन पूर्णांक संख्या और दूसरा ऋण पूर्णांक संख्या। तो हमारा यहाँ पे धन पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? यानी कि जो प्लस लिखा गया है, प्लस प्लस प्लस, यानी कि हमारी वो संख्या क्या कहलाएंगे? धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। पूर्णांक संख्याओं में से ही हम क्या करेंगे? जो धनात्मक संख्याएं होंगी उनको क्या करेंगे? हम अलग कर लेंगे, तो वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी? धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इसमें 0 नहीं लिया जाएगा, 0 को छोड़ दिया जाएगा। 0 को छोड़ करके सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरह से इसका दूसरा भाग है ऋण पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0 को छोड़ेंगे, बाकी सभी निगेटिव वाली संख्याएं ज्यों का त्यों लिख देंगे, यही हमारी क्या कहलाएगी? ऋण पूर्णांक संख्याएं।
फिर से देख लीजिए, पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है, 0 +-1 +-2 और +-3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट। ये क्रम आगे ही ऐसे आगे तक ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद पूर्णांक संख्याओं के हमारे दो भाग होते हैं, एक धन पूर्णांक संख्या है और दूसरी ऋण पूर्णांक संख्या है। तो धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसी में से पूर्णांक संख्याओं में से हम क्या करेंगे, जितनी 0 को छोड़ करके जितनी प्लस वाली संख्याएं होंगी उनको लिख देंगे। यही हमारी क्या कहलाएगी, धन पूर्णांक संख्याएं। ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसी तरह से हमारी क्या होंगी, ऋण पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसी में से लेंगे क्योंकि पूर्णांक संख्या हमारी ये है। इसी में से जो निगेटिव वाली संख्या होंगी यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होंगी, 0 को छोड़ करके क्या कहलाएंगे, हमारी ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे तक ऐसे ही चलेगा। ये तो रहा हमारा धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं। क्योंकि धन पूर्णांक संख्याओं के दो भाग हैं, धन पूर्णांक संख्याएं और ऋण पूर्णांक संख्याएं। अब ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या हो गए, इनके दो भाग हो गए। अब आगे है हमारा पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं को देखिए और पूर्ण संख्याओं को देखिए। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या हमारी क्या है, 0 के साथ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यानी कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा दें, प्राकृतिक संख्याओं में यहाँ पे हम 0 लगा दें तो हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं लगभग सेम है। सिर्फ यहाँ से अगर 0 हटा दिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं दोनों बराबर हो जाएंगी। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 का अंतर है। यदि 0 यहाँ से हटा दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं हमारी बराबर हो जाएंगी। यानी कि प्राकृतिक संख्या में हम 0 लगा देंगे तो हमारा पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब आगे है हमारी सम संख्या। सम संख्या आप लोग जानते ही होंगे, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाएं वो हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। यानी कि जैसे 2 4 6 8 10 12 14 आगे ऐसे। यानी कि सम संख्याएं हमारी क्या होंगी, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं या पूरी तरीके से कट जाएं, क्या कहलाएंगी, हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये रही हमारी सम संख्याएं। अब आगे है हमारी विषम संख्याएं। सम देखिए, सम संख्याओं में अंतर क्या होगा, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा। सम संख्याओं में दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 होगा। सम संख्याओं में दो संख्याओं के बीच का अंतर हमारा क्या होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। इसी तरह से विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित न हो, वो क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, यानी कि आगे तक ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित न हो, क्या कहलाती है, हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। सिर्फ 2 से विभाजित न हो, किसी और संख्या से विभाजित हो सकती हैं। किसी और संख्या से का मतलब विषम संख्या से ही, सम संख्या से नहीं। ऐसा नहीं कि यदि कोई ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित हो तो कोई विषम संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 4 का 2 छोटा रूप है 2, यानी कि 4 का गुणनखंड 2 होगा, एक गुणनखंड 2 होगा। तो यानी कि विषम संख्या क्या होंगी, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याओं के बीच का गैप भी 2 होता है, यानी कि इनके बीच का अंतर, विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है। सम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है। सम संख्या हमारी 2 4 6 8 डॉट डॉट, यानी कि इनके बीच का जो गैप है या अंतर है, गैप कह लीजिए या अंतर कह लीजिए, क्या होता है कि इनके बीच का गैप या अंतर भी 2 होता है। इसी तरीके से विषम संख्याओं के बीच का गैप भी हमारा क्या होता है, 2 होता है। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम इनका गैप या अंतर कह लीजिए 2 होता है। सम संख्याओं के बीच
के बीच का गैप भी 2 होता है और विषम संख्याओं के बीच का गैप या अंतर भी 2 होता है। अब आगे है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाए या पूरी तरीके से कट जाए क्या कहलाएंगी? हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि भाज्य संख्याओं में सिर्फ सम संख्याएं ही नहीं आती हैं, विषम संख्याएं भी आती हैं। जैसे यहाँ पे 9 है, 9 विषम संख्या है। अब 9 भाज्य क्यों है? क्योंकि 9 के कितने गुणनखंड होंगे? 1, 3 और 9 खुद, यानी कि वो संख्याएं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। फिर से सुन लीजिए, भाज्य संख्या क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2 भी कट, यहाँ से क्या है 2, ये यहाँ क्या है? भाज्य, सॉरी यहाँ से 2 भाज्य संख्या नहीं, 2 अभाज्य संख्या है। यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 है तो 4 को हम क्या 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1, 2 और 4 खुद। मतलब किसी भी संख्या के एटलीस्ट 2 गुणनखंड तो होते ही होते हैं, पहला 1 और दूसरा वो संख्या खुद। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है? देखिए, भाज्य संख्या है हमारी 4, 6, 8, 9, 10, यानी कि 4 के कितने गुणनखंड होंगे? 1, 2, 4, पहला 1 और दूसरा 2 और तीसरा 4, यानी कि वो संख्या खुद। इसी तरह से 6 का देख लीजिए, जैसे 6 है, इसका 1, 2, 3 और 6, यहाँ पे क्या है? इसके कितने गुणनखंड है? यहाँ पे 4 गुणनखंड है। 6 के 4 गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? हमने कहा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों हमारी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो 4 के भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 6 के भी, 8 के भी, इसी तरह से 8 के भी हो जाएंगे, 9 के भी हो जाएंगे, 10 के, 12, 11 नहीं होगा, 12, इसी तरह से 14 भी होगा, 15 भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 15 विषम संख्या तो है, विषम संख्या होने के साथ साथ भाज्य संख्या भी है। कैसे? देखिए, 15 के कितने गुणनखंड होंगे? 1, 3, 5 और 15 खुद, यानी कि इसके कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है, 1, 3, 5 और 15। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने 15 लिया है, तो 15 के कितने गुणनखंड है? 1, 3, 5 और 15, यानी कि यहाँ पे क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ... इसी तरीके से आगे हमारी अभाज्य संख्याएं। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों। फिर से सुन लीजिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, पहला 1 और दूसरा वो संख्या खुद। जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, यानी कि आगे भी ये क्रम चलता रहेगा। फिर से सुन लीजिए, क्या है? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, क्या कहलाएंगी? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 ले लीजिए, 2 क्या है हमारा? इसके कितने गुणनखंड होंगे? 2 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 और 2, यानी कि 1 और ये संख्या खुद अपने आप की एक गुणनखंड होगी। इसी तरीके से 3 ले लीजिए, यहाँ से 3 है, 3 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 और 3, यानी कि वो संख्या जिनके गुणनखंड 1 और वो संख्या खुद होगी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। या दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि वो संख्या है जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगी? हमारी अभाज्य संख्याएं
कहलाएंगी। फिर से देख लीजिए, अभाज्य संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरीके से 13। अब आप सोच रहे होंगे कि 9 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 3, 5, 7, 11 ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, ठीक है, विषम संख्याएं हैं, 9 भी विषम संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा ही यही है कि वो संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो 9 के कितने गुणनखंड होंगे, 1, 3 और 9, यानी कि 1 और ये संख्या खुद और तीसरा 3, इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो ये इस नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का जो नियम है उनका पालन नहीं करता है, इसलिए 9 क्या है कि अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या में आ जाएगी। विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या भाज्य संख्या में कहलाएगी। इसी तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, 13, उसके बाद क्या आएगा, 17 आएगा, 13 के बाद 14 भाज्य है, 15 भी भाज्य है। 15 के कितने गुणनखंड होंगे, 1, 3, 5 और 15। तो यानी कि ये क्या कहलाएंगी, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और भाज्य संख्याएं की डिफिनेशन होती है या परिभाषा ये होती है कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। और अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि वो संख्या जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। ये इस बात पे मैं बार बार बोल रही हूँ, इस बात पे बार बार ध्यान दे रही हूँ कि जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो देख लीजिए इसमें जितनी भी संख्याएं, इसमें सब क्या हैं, सबके 2 गुणनखंड हैं। यहाँ पे 13 ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये रही हमारी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इसमें एक चीज़ और देखना है, 2 को छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्याएं इसमें मिलेंगी, सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये सभी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्या हैं। तो एक चीज़ इसमें और है, अभाज्य संख्याओं में 2 को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं इसमें जितनी भी हैं सभी क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो छोटी से छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। फिर से सुनिए, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो सम भी है और अभाज्य है। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। बाकी इसमें अभाज्य संख्या में 2 को छोड़कर ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो सम संख्या होगी। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो क्वेश्चन एक तरीके से बन सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो क्या होगी, 2 होगी। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी इस श्रेणी में आपको कहीं भी सम संख्याएं नहीं मिलेगी, सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है इसमें कि सभी संख्या आपको क्या एक अल्टरनेट एक क्रम से मिले, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्रम से आने वाली विषम संख्या क्या होगी, 9 होगी। लेकिन इसमें 9 नहीं है क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है। तो ये क्रम इसका होना ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि 2 को छोड़ करके इसमें इस श्रेणी में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी क्या होंगी, विषम संख्याएं ही होंगी। बाकी 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है। सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी, 2 है। सबसे छोटी भी है और सम भी है और अभाज्य भी है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सबसे छोटी और अभाज्य संख्या सम संख्या क्या होगी, तो क्या है, 2 है। अब आगे बढ़िए, आगे चलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याओं को जानने से पहले हमें क्या होगा, अभाज्य संख्याएं जाननी होगी। तो अभाज्य संख्या हमने बताया कि जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो अब सह अभाज्य संख्याएं, सह का मतलब क्या होता है, 7, ठीक है। सह का मतलब क्या होता है, 7, यानी कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा या युग्म कह लीजिए जो अभाज्य संख्याएं हों, यानी कि अभाज्य संख्याओं का युग्म या जोड़ा क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 2, 5, 3, 7 या 5, 7, या ये क्या कहलाएंगी हमारी, आगे इसी तरीके से ये संख्या क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी।
अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो इसमें क्या है, 2, 5, 3, 7 ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनके केवल और केवल दो गुणनखंड हैं। और सह का मतलब क्या होता है, सह का मतलब 7, यानी कि दो संख्याओं का जोड़ा या दो संख्याओं का युग्म, जो संख्या वो संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। फिर से सुनिए, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा या युग्म सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरीके से आगे है हमारी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। और एक कंडीशन, ये बहुत ही स्ट्रांग कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग कंडीशन है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी बताया जाएगा आगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, यानी कि बटे के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या लिखा, 2/3 लिख दिया, या यूँ कह लीजिए कि हमने 5/7 लिख दिया। ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। अब इसको हम p मान सकते हैं और इसको यानी 2 को हम p मान सकते हैं और q को, ये हमारा q है, q को 3 मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि p बराबर 2, q बराबर 3, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन, ये बहुत ही स्ट्रांग कंडीशन है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, देखिए मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है 2/3। अब मान लीजिए कि p बराबर हमने 2 रखा है। अब यदि हम q बराबर 0 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, q बराबर 0 रखने से हमारी एक संख्या बन गई 2/0। अब किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो हमारा मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो उसमें हमारा मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। जबकि इनफाइनाइट क्या है कि हमारी परिमेय संख्या नहीं है, इनफाइनाइट परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इनफाइनाइट अपरिभाषित है, अपरिभाषित संख्या है। इनफाइनाइट क्या है, अपरिभाषित संख्या है, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है, यानी या इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 2/0 या किसी भी कोई भी संख्या, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2, यहाँ पे हम 100 भी ले सकते हैं या 1000 भी ले सकते हैं, या 5 या 10, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या या कितनी भी हम छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे लेंगे तो उसको 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट हमारी परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट एक अपरिभाषित संख्या है, अपरिभाषित है, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि q 0 होता है तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा, और इनफाइनाइट परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए क्योंकि हमें बनाना है परिमेय संख्या, तो जब हम q का मान 0 रख देंगे तो हमें यहाँ से परिमेय संख्या नहीं मिलेगी। तो ये वाली कंडीशन हमारी कहाँ अप्लाई हो पा रही है, इसलिए ये कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, हमने आपको यहाँ से बता दिया कि किसी भी छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो उसका मान इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट एक अपरिभाषित संख्या है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये यहाँ पे क्या है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आगे देखिए, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे पाई, -√5 इत्यादि। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
वो हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे पाई, पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पाई एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी, या पाई एक अपरिमेय संख्या है, या -√5 ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप का मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं जिन संख्याओं को, वो हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि पाई, -√5, -√3, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं हैं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि पाई क्या है, पाई परिमेय है या अपरिमेय। क्वेश्चन पूछता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय संख्या है, तो पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। अब आगे है हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, वो संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं में प्लस वाली संख्या यानी कि धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, और अंडर रूट वाली भी संख्याएं आती हैं। या पाई देखिए, पाई क्या है, यहाँ से अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आती है, जितनी भी संख्याएं होती हैं। जैसे क्या है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक संख्या या सम संख्या या विषम संख्या, जितनी भी संख्याएं आती हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, सबको मिला करके क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्याओं में हमारी सारी संख्याएं आती हैं। यहाँ पे जैसे कि -1, √2, √3, 2/3 और पाई इत्यादि। पाई हमारा यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्याओं में भी आएगी और अपरिमेय संख्याओं में भी आएगी। इसी तरीके से हो गई हमारी वास्तविक संख्याएं। तो हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, और यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं। फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं कि ये संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5 ... होती हैं। उसके बाद हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में हम 0 लगा करके +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, यानी ये क्रम आगे ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद है हमारी धन पूर्णांक संख्याएं। अब धन पूर्णांक संख्याएं, यहाँ से पूर्णांक संख्या हमें मालूम हो गई। उसके बाद पूर्णांक संख्याओं में जो प्लस माइनस है, इसमें प्लस वाली संख्या हमारी धन पूर्णांक कहलाएंगी और माइनस वाली संख्या हमारी ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। तो ये हो गई हमारी धन पूर्णांक संख्याएं। प्लस वाली यानी कि 1 प्लस लिखा नहीं जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या कहलाएंगी, धन पूर्णांक कहलाएंगी, और -1, -2, -3 ऋण पूर्णांक कहलाएंगी। अब ये 0 क्या है, 0 न तो धन पूर्णांक संख्या है न तो ऋण पूर्णांक संख्या, इसलिए 0 को अलग कर दिया गया। उसके बाद है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं लगभग बराबर होती हैं। यदि पूर्ण संख्या में से 0 हटा दिया जाए तो हमारी प्राकृतिक संख्या बन जाएंगी, या प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दिया जाए तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी या पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब सम संख्या क्या होती है, सम संख्या हमारी वो संख्या होती है जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। इसी तरीके से विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित न हो, हमारी क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। इसी तरीके से भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरीके से अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब क्या है कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो अभाज्य संख्याएं हो। आगे हमने इसके पहले पढ़ा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं और उनका 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाएगा, हमारी ये
सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरीके से हमारे परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं। और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका मान इनफाइनाइट आएगा, यानी कि अपरिभाषित होगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब है हमारी अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे पाई -√5, पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमारी सारी संख्याएं आती है, जितनी भी संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, जितनी भी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। पाई क्या है कि अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्याओं में भी आएगी। तो यही रहा हमारा आज का टॉपिक, संख्याओं की अवधारणा। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक चीज़ को हमने बारी बारी से समझाया और बहुत ही अच्छे से समझाया है, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, कई बार हमने बताया है। तो संख्याओं की अवधारणा हमारी खत्म हो गई है। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।